हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे पास दिसंबर 2024 का रहने वाला है। केमिस्ट्री सेक्शन हम सॉल्व करेंगे। मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए परफेक्ट वीडियो रहने वाला है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, एग्जाम की तैयारी जब भी आप कर रहे हैं तो उसके PYQ लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री सेक्शन के कुछ पेपर ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, कुछ सॉल्व करने वाले हैं। आपको प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर भी वहाँ पे हमने सॉल्व करे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री सेक्शन में आते हैं। इस पेपर में 30 में से 25 क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT से पूछे गए क्वेश्चन हैं, मेडिकल में भी और नॉन मेडिकल में भी। पहले मेडिकल में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है लेवल एज सेम नॉन मेडिकल की तरह कर दिया हुआ है कि पेपर में जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट का जो लेवल है, मतलब जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो नॉर्मल है। ना आप उसको ज़्यादा हाई मान सकते हैं, ना ज़्यादा कम। जहाँ तक बात करें NCERT क्लास +1 और क्लास +2 की, तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन वहाँ से रहते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको NCERT सबसे ज़्यादा पूछी जाती है जो आपकी 6 to 10th NCERT है। अगर आप क्लास 6 से लेके क्लास 10 की भी केमिस्ट्री पोर्शन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अब जो टॉपिक उसमें थोड़ा बहुत आउट ऑफ NCERT जो रिलेट कर रहा है वहाँ से, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप बहुत अच्छे नंबर केमिस्ट्री सेक्शन में ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। और केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि वाई NCERT आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर टेट एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ लीस्ट पोल्यूटेड फ्यूल। तो यहाँ पे जो है CNG जो फ्यूल है आपका, उसे जो है वो NCERT में एक टर्म क्लीनर फ्यूल भी दिया गया है। ठीक है, तो CNG यहाँ पे इसका, और CNG के साथ NCERT में LPG भी लिखा हुआ है। ठीक है, CNG एंड LPG भी हो सकता था यहाँ पे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है क्लास 8th NCERT से पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला है, which gas is produced during incomplete combustion of fuel like petroleum diesel। तो जब अच्छी तरह से बर्न नहीं होते हैं, इनका कम्बशन नहीं होता है, तो कौन सी गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे जो पेपर मुझे जिस स्टूडेंट ने भेजा उसने ये टिक करे हुए हैं, तो मैं आपको सही आंसर जो बताऊंगी वही आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रे हैव डैश पॉल्यूटेंट। अब ये सारे जो कूलिंग एजेंट्स होते हैं वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन से भी रिलेट होता है। किस तरह से? जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारे एनवायरनमेंट की जो स्ट्रेटोस्फियर, जो लेयर्स के नाम होते हैं उसमें से स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर लेयर में ही एक सब लेयर होती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये ओजोन लेयर सन से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, UV रेज जिन्हें हम कहते हैं, उनसे हमें बचाती हैं। तो जब ये ओजोन का फॉर्मूला आता है O3, CFC जब यहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट है, जब ये ओजोन लेयर के पास पहुंच जाते हैं तो ओजोन को ये तोड़ देते हैं और O2+O में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे ओजोन लेयर को हार्म होता है, ओजोन लेयर का डैमेज होना, ओजोन लेयर का पतला हो जाना, ठीक है, इसकी थिकनेस कम हो जाना, इसी को हम ओजोन लेयर डिप्लीशन बोलते हैं। और सबसे मेजर कॉज इसका CFC होते हैं जो कि कूलिंग एजेंट से रिलीज होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस हैज़ द एबिलिटी टू डिक्रीज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगेन NCERT से। तो जब जो है कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे अगर हमारे ब्लड में चला जाता है तो उससे एकदम से ही क्या है एबिलिटी जो है हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की, वो कम हो जाती है। इससे एकदम से इंसान मर भी सकता है, इतनी खतरनाक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज इन फूड कॉज नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज। तो विटामिन ए से रिलेटेड ये है। ठीक है, और विटामिन ए से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसका केमिकल नेम क्या है, दैट इज रेटिनोल। तो जितने भी विटामिन है उनका केमिकल नेम आपको आना चाहिए। विटामिन पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें से सोर्सेज आपको याद रखने हैं क्योंकि NCERT में मेंशन्ड है, और कौन सा डिजीज डेफिशिएंसी से होता है, कमी से कौन सा डिजीज, और इसका केमिकल नेम। तो क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन कैटेगरी में स्टूडेंट्स आता है आपके, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल। अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा डीप मान सकते हैं आपको। ये भी NCERT का क्वेश्चन है पर +2 क्लास से ये पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये FCC यूनिट सेल की यहाँ पे बात की गई है,
तो एक टर्म होती है विच इज़ कॉल्ड लैटिस, ठीक है। आप ऐसा मान लीजिए, अभी जो बिगनर हैं, केमिस्ट्री में बिगनर हैं, उनको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि एक तरह से जब हम बात करते हैं किसी सॉलिड की, ठीक है, उस सॉलिड के अंदर जो उसके पार्टिकल ऑफ एटम हैं, आपको पता है एक एटम जो है बहुत सारे पार्टिकल से बन के मिलके बना हुआ है। एटम से कोई फिर आगे सब्सटेंस, मैटर कुछ भी बनता है। तो उसी तरह से जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो काफ़ी हायर ऑर्डर होता है, बहुत हाईली वो एक तरह से मतलब अरेंज होते हैं, ठीक है। आप उसे हम लैटिस कहते हैं। तो एक लैटिस अरेंजमेंट ही है जिसे हम एफसीसी यूनिट जो सेल कहते हैं, और इसमें जो है एटम इस तरह से अरेंज होते हैं, या तो वो कॉर्नर पे अरेंज्ड होंगे, ठीक है, किसी क्रिस्टल सॉलिड के अंदर, या फिर सेंटर पे। जैसे एक मान लीजिए, सिंपली मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, आप एक क्यूब देखते हो ऐसे बना होता है। तो ये जो क्यूब है, इसके यहाँ कॉर्नर पे है ना, और इसके 6 फेजेस हैं, तो 6 फेजेस पे जो है एटम डिफरेंटली मतलब हायर ऑर्डर उसकी अरेंजमेंट होगी। इसी को जो है एफसीसी यूनिट सेल हम मानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए आप इसे समझ सकते हैं। अब क्या होता है कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कि कितने उसमें एटम प्रेजेंट है इस यूनिट सेल में, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 6 यहाँ पे, जैसे मैंने आपको अरेंजमेंट में बताया, फेजेस होते हैं, और 8 इसके किनारे होते हैं। एजेस कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, 6 और हाफ एटम, ठीक है, हाफ एटम एक पे, ठीक है, इंटू हाफ एटम ऐसे, और प्लस प्लस इसमें कर देते हैं हम, कितने? 8 हमारे पास एजेस हैं, तो यहाँ पे 1/8 एटम्स, ठीक है। तब इसको कैलकुलेट आप करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 3 + 1 आपके पास टोटल यहाँ पे 4, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आर प्रिंसिपल। ये भी बेसिक छोटी क्लासेस से पूछा गया एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। यहाँ पे 3R, 4R और 5R कंसेप्ट आप देखते हैं अब एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे 4R का पूछा हुआ है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। 3R के लिए होता है आपका रिड्यूस, लिख लीजिए, रीयूज एंड रिसाइकल। और अगर 5R आएगा तो 5R में एक और चीज़ जुड़ जाएगी यहाँ पे, दैट इज रिफ्यूज, ठीक है, रिफ्यूज़। यानी कि हमें ऐसी चीज़ों का यूज़ रिफ्यूज़ करना है जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर सकती हैं या जो रिसाइकल नहीं हो सकती हैं, जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। तो सोडियम आपको पता है वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल है, तो फास्ट होगा ये, है ना। आप रिएक्टिविटी सीरीज एनसीईआरटी आपको 10th में मिल जाएगा ये, तो रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ लीजिए। सोडियम जैसे ही वाटर के कंटेंट में आता है, कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, तो वो फायर कैच कर लेता है। इसीलिए क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, और प्रीवियस ईयर ये भी पूछा हुआ है कि सोडियम को हम किस चीज़ में स्टोर करके रखते हैं, तो केरोसिन ऑयल में हम इसको डाल के रखते हैं, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच मेटल डिडन रिएक्ट विद एयर, वाटर एंड एसिड। तो देखिए, इसमें से जो प्लैटिनम है या जो आपकी गोल्ड होती हैं, ये बहुत ही मतलब आप मान लीजिए ना के बराबर इनका रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तो ये वाइट फायर, मतलब वाइट, इसमें से जो क्या कहते हैं इसको, वाइट कलर की ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है। आयरन भी एकदम से एयर के साथ रिएक्ट कर लेता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, रस्टिंग हम बोलते हैं। अभी मैंने सोडियम का बताया कि इट कैन कैच फायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेमेबल सब्सटेंस। इसमें से कौन सा जो है, तो जितने भी आपको सब्सटेंस दिख रहे हैं सभी जो है फ्लेमेबल है, जलने वाले हैं, इजीली ये इग्नाइट हो जाते हैं। अब गैलोसिन क्या है? एक तरह से लिक्विड है, ठीक है, और एक्सप्लोजन भी कॉज कर सकता है। एसिटाइलिन क्या है? एसिटाइलिन एक गैस फॉर्म में होता है, ठीक है, C2H2 इसका फॉर्मूला है। मतलब एडिशनल कुछ कुछ क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिख लीजिए, ये आगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट है मीथेन, पता है CH4 है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और बहुत हाईली फ्लेमेबल ये गैस होती है हमारे पास। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। प्योर वाटर, सॉल्ट वाटर, वाटर कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर कंटेनिंग पोटाशियम आयोडाइड। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर भी इसकी जगह लिखा हो सकता था, क्योंकि इसमें जो है
आयंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, ट्रांसफ़र नहीं होंगे, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ यूज टू प्योरीफाई वाटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबको पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे यूज हो। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaCO2, ठीक है। इसको जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल ऑफ टंगस्टन। तो टंगस्टन का सिंबल यहाँ पे W होता है। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 74 होता है। बल्ब फिलामेंट वगैरह पे ये यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, ये रीज़न भी क्वेश्चन में आता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत हाई है, ठीक है। TI किसका सिंबल है, TI है दैट इज़ टाइटेनियम। 22 इसका एटॉमिक नंबर है। फिर TE किसका है, टेलुरियम, तो इसका है 52, ठीक है। और TM किसका है, थूलियम, और इसका 69 एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स ऑफ गैसेज आर यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ मेटल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, दैट इज ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन, ठीक है। ये हाईली एक्सोथर्मिक मटेरियल है एसिटाइलिन, और जिसका यूज होता है वेल्डिंग मेटल्स में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे, जो रिसेंटली हमने ये 3-4 पिछले क्वेश्चन करे, और ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से। इस क्वेश्चन आप लोगों को ग्रेस भी मिले थे बिकॉज ये गलत पूछ लिया था। ऑप्शंस यहाँ पे देखेंगे अगर हम, क्योंकि यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक पूछ रखा था, तो पॉलीथीन भी और पीवीसी दोनों ही थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में आते हैं। और बेकेलाइट जो है एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। दो तरह के दो तरह के हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्मोसेटिंग टाइप ऑफ प्लास्टिक का से आता है क्वेश्चन, और थर्मोप्लास्टिक से। ये क्लास 8th में आप पढ़ सकते हो, वैसे +2 में भी है इसके बारे में। और नाइलॉन की बात करें अगर हम, तो ये जो है वो मैन मेड फाइबर है। एक चैप्टर आपका पढ़ाया है मैंने यूट्यूब पे भी, जिसमें आप प्लास्टिक एंड फाइबर पढ़ते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम का एक चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपका इस पे यूट्यूब पे ऑलरेडी हम कर चुके हैं। केमिस्ट्री फॉर बिगनर सीरीज़ हमने कर रखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कंसेप्ट उसमें करें हैं, कुछ MCQs केमिस्ट्री के सॉल्व करे हैं, सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ एयर, विंड जिसे हम कहते हैं, सोलर, जियोथर्मल बायो एनर्जी हो सकती है। जियोथर्मल एनर्जी का कंसेप्ट भी अभी मान सकते हैं आपके आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत कॉमन हो जाए, जब हम अर्थ सरफेस के नीचे जो वाटर है उसकी हीट से जो है वो हम एक एनर्जी एक तरह से बनाते हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं इसमें। विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कोल। अभी मैंने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर की बात करी, वहां से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम दोनों ही याद रखना जरूरी है। यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। जो पेट्रोलियम है उसके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ रखा था प्रीवियस ईयर, बता रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। तो ऑप्शन डी, पैराफिन वैक्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, कोक एंड पेट्रोल। तो यहाँ पे कोक सही हो जाना था, मतलब आप कंस्टिट्यूएंट पेट्रोल के नोट कर लो, पेट्रोलियम, नॉट पेट्रोल, पेट्रोलियम। तो पहला है पेट्रोलियम गैस, दूसरा है दैट इज पेट्रोल, देन डीजल, देन ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, एंड वन मोर इज पैराफिन वैक्स। ये सभी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है, जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर जो है वो किसका है, यहाँ पे वुड, ठीक है। लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर दैट इज वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो वैसे तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन पहले देखने को मिलता था गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, पर इसी में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंडर भी उसको पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है जब हम एक लेयर चढ़ा देंगे किसी मेटल के ऊपर दूसरे मटेरियल की। तो गैल्वेनाइजेशन में भी हम ऐसा करते हैं जिसमें कि जिंक की कोटिंग। क्वेश्चन आपको ये भी आता है कि प्रोसेस का नाम गैल्वेनाइजेशन
किस मेटल की कोटिंग करते हैं, तो जिंक की कोटिंग करते हैं हम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए ये प्रोसेस यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके, ठीक है। और यहाँ पे मेटलर्जी की बात करें हम, तो ये मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए प्रोसेस यूज़ होता है। जैसे आप किसी खदान में से, मिनरल में से या किसी और में से किसी मेटल को अलग करना चाहते हैं, तब ये प्रोसेस यूज़ होता है। देखिए, जब भी आप नई टर्म पढ़ते हैं किसी क्वेश्चन में, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो उस कोई टर्म आपको नहीं आ रही, मान लीजिए मीनिंग नहीं पता, तो उसको वैसे मत छोड़ दीजिए, उसको उसी टाइम देखिए क्या है ये, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो इसमें आपका बहुत फ़ायदा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपाउंड चेंज रेड लिटमस सोल्यूशन इनटू ब्लू। तो रेड से ब्लू कर रहा है, यानी कि वो बेस है। अगर रेड में कन्वर्ट होता है तो वो एसिड होते हैं। तो देखो, मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर जब करवाया है, तब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि बेसिक जो वर्ड है इसमें 5 लेटर है, और ये जो मेटल है इसमें भी 5 लेटर हैं। तो मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही जो है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर आप मान सकते हो। तो नॉन मेटल पूछा है, ब्रोमीन राइट आंसर हो जाएगा। अगर ब्रोमीन की जगह मेटल लिखा होता तो आपका आयोडीन आंसर होना था, आयोडीन मेटल है, ठीक है जी। वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है, चाहे मेटल, मेटेलॉइड या फिर नॉन मेटल, तो ऑलमोस्ट 7 एलिमेंट हमारे पास ऐसे हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। और 2 और नाम आपको याद रखने हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक तो है एक तो है सीजियम और दूसरा है गैलियम। ये दोनों ही ऐसे आपके पास एलिमेंट है जो अगर रूम टेम्परेचर से स्लाइटली ज़्यादा, ठीक है, जैसे जो टेम्परेचर है 303 केल्विन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये इसके आसपास ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पिनरेट जो है यूज्ड फॉर, ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। इसका यूज़ होता है मेकिंग फाइबर्स, ठीक है, मेकिंग फाइबर्स, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ऐसे मटेरियल जो गल सड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हज़ारों सालों बाद वो डिग्रेड होता है। तो पेपर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल है। और जैसे मेटल है, कोई प्लास्टिक है, ये जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल कोई हार्म नहीं करते हमारे एनवायरनमेंट को। अगला क्वेश्चन है, द डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमने देखा है क्वेश्चन टैट हिस्ट्री में कि आए हैं क्वेश्चन। तो पूरा ही आपको कैंडल का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी जोन है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए, जो कैंडल फ्लेम होती है, मान लीजिए ये हमने बना दी कैंडल की फ्लेम, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ओह सॉरी, वेट, फिर से बनानी पड़ेगी हमें कैंडल इस तरह से। तो कैंडल फ्लेम में सबसे अंदर यहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स होती है, ठीक है, यानी सिर्फ वो पिघली होती है लेकिन जली हुई नहीं होती है। ये सबसे क्या है, इनर जोन होती है, सबसे इनर मोस्ट जोन होती है, और यही जो है वो डार्क कलर की जोन आपको दिखती है। फिर ठीक है, फिर हम मिडल जैसे की बात कर लें, जो मिडल जोन आती है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास पार्शियली कंबस्शन, ठीक है, पूरी तरह से नहीं, और आपको ये रीज़न येलो दिखेगा। कैंडल को जलाना, उसको बड़े ध्यान से देखना, आपको ये जो सारी जो लेयर्स हैं इसकी दिखेंगी। और सबसे बाहर वाली जो होती है वो कंप्लीट एक तरह से उसका कंबस्शन हो गया होता है, और वो आपको थोड़ी सी ब्लू कलर की दिखती है और आउटर मोस्ट है, ठीक है जी। इनमें से अब क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए कि डार्क जोन कौन सी है, तो यहाँ पे इनर जोन, यहाँ पे इसका सही आंसर
करेक्ट हो जाएगा इनर जोन, ठीक है। और ब्लैक इस कलर की क्योंकि आपको सबसे डार्केस्ट ये दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज गिवन टू द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर। अब जो धीरे धीरे अर्थ टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि हमारा पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। और अगर मैं इसकी परसेंटेज भी लिखवाऊँ आपको तो 46.6%। अगर मैं कार्बन बताऊँ 0.03%। नाइट्रोजन वेरी लिटर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सिलिकॉन जो है वो 27.7, ठीक है जी। जो और अदर इम्पॉर्टेंट है वो भी नोट कर लो, जैसे हाइड्रोजन 0.14, राइट। फिर जो है एक आपका सोडियम दैट इज 2.8, कैल्शियम दैट इज 3.6। ये सभी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, आगे के लिए इम्पॉर्टेंट है। अटोमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, तो जैसे हमने जो केमिस्ट्री फॉर बिगिनर सीरीज शुरू करा है तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको यही टॉपिक करवाए हैं कि कैसे हमें पता चलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, मास नंबर वगैरह, ये सब मतलब स्टार्टिंग से देखना ज़रूरी है। पार्ट 1 से वो कोरिलेट होती जाती है आगे आगे चीज़ें। फिर इसी ये चीज़ बेस है बहुत सारे क्वेश्चन का। मॉलिक्यूलर मास हो गया, मोलर मास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन तक का ये कंसेप्ट फिर यही बेसिक चीज़ों से जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है बेसिक से। तो अगर आपको केमिस्ट्री ना के बराबर आती है तब भी आप केमिस्ट्री बिगनर सीरीज़ को शुरू से देखिए, आपको ज़रूर, मैं कहती हूँ, कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा उस सीरीज़ से, ठीक है। वो बनाई ही इस हिसाब से है। देखिए जो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं वो तो बोलेंगे क्या मजाक चला हुआ है, ठीक है। उनको तो लगेगा अरे ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री छोड़ चुके हैं पढ़ना, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प वो करेगी। एक बार ज़रूर जाना, विजिट करना वहाँ पे और देखना, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है एटॉमिक मास की। तो एटम के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इनको जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर देते हैं इनका नंबर, तो हमारे पास मास नंबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन नंबर, अच्छा, अटोमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिल्क इज मेड अप ऑफ, तो आर्टिफिशियल जो सिल्क है, ठीक है, ये एक तरह का जिसे हम क्या कहते हैं, रेयॉन भी बोलते हैं। ये वुड पल्प से बनाया जाता है, तो सेल्यूलोज उसमें होता है। यहाँ पे इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, वेरी कॉमन क्वेश्चन। काला सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आज का पेपर। अगला पेपर फिर लेके आएंगे, आपकी पर्टिकुलर केमिस्ट्री को लेके कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा जो आप चाहते हैं कि हम ऐड करें केमिस्ट्री बिगनर सीरीज में, तो हम ज़रूर उसमें ऐड करेंगे। आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, आपकी क्वेरीज होंगी वो भी आप हमें मेंशन कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि आजकल रन हो रहा है आपका HP टेट के लिए, तो आप हमें नीचे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कॉल रिसीव नहीं होता है तो आपको थोड़े टाइम में कॉल बैक आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।